Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 3rd of March 2024. तो गाइस आज है तारीख 3 मार्च 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है दचिगम नेशनल पार्क को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत सरकार ने नीति आयोग को बनाया लेकिन कौन से बॉडी को रिप्लेस करके बनाया, उस बॉडी का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन राइट्स कमीशन, या ऑप्शन नंबर बी फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन नंबर सी लॉ कमीशन, या ऑप्शन नंबर डी प्लानिंग कमीशन। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों ये टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से संबंधित यूपीएससी हर साल एक ना एक क्वेश्चन हमको देता ही है। तो थंबनेल में जैसे मेंशन किया हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा सांप डिस्कवर किया गया अमेज़न के अंदर में। और दोस्तों ये जो सांप है लगभग 26 फुट लंबा है और 500 किलोग्राम इसका वजन है। और मैं आपको बता दूं ये टॉपिक ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि द हिंदू में ये पहले पब्लिश हो गया था। उसके बाद लगातार बहुत सारे और भी जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने इसके बारे में चर्चाएं की हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और एडिशनल डेटा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में जैसे मैंने बोला कि एग्जाम में क्या चीज़ें रेलिवेंट हो सकती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, पुराने क्वेश्चन कैसे बने हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले ये जो आपको फोटो दिख रहा है दोस्तों, ये फोटो नहीं एक्चुअल में वीडियो है। तो ये वीडियो चारों तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ है, आपने देखा भी होगा, बट वो वीडियो मैं यहाँ पर नहीं चला रहा हूँ कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति आपको ये दिख रहे होंगे, सामने कोई कैमरामैन होगा जो कि इस पूरे सिनेरियो को रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो ये पीछे से इस तरीके से पूरे सांप का जो कह सकते हो उसकी लंबाई है उसको ये कैमरे के अंदर में कैप्चर कर रहे हैं और इस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने शो भी किया, ठीक है। तो यही वीडियो पूरी तरह से वायरल हुआ और इसकी वजह से ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हुए। अब क्वेश्चन नंबर 1, आखिरकार ये सांप है कौन सा? तो दोस्तों यहाँ पर ये बेसिकली एनाकोंडा है, ग्रीन एनाकोंडा। अब ग्रीन एनाकोंडा के अंदर अपने आप में बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, तो उन प्रजातियों के बारे में भी पता होना चाहिए एनवायरमेंट के लिए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। फिलहाल न्यूज़ क्या है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा स्पेसिफिक लोकेशन कि जो ये ग्रीन एनाकोंडा डिस्कवर किया गया है, इसकी जो नई प्रजाति खोजी गई है कहाँ पर खोजी गई है? ब्राज़ील के अंदर, स्पेशली जो ओरिनोको बेसिन है वहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है ये ग्रीन एनाकोंडा की नई प्रजाति है। हाँ, इससे पहले ऑलरेडी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं दोस्तों। एक होता है सदर्न ग्रीन एनाकोंडा और दूसरा होता है नदर्न ग्रीन एनाकोंडा। सदर्न ग्रीन एनाकोंडा जिसका साइंटिफिक नेम है यूनेक्टेस म्यूरिनस, तो ये वाली जो स्पीशी है दोस्तों ये ऑलरेडी साउथ अमेरिका में पेरू, बोलीविया, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील, इन वाले कंट्रीज़ के अंदर में पाई जाती है, ठीक है। और इसको हम लोग सदर्न ग्रीन एनाकोंडा के नाम से जानते हैं। उसके अलावा जो दूसरी स्पीशी है वो है नदर्न ग्रीन एनाकोंडा, जिसका साइंटिफिक नेम है यूनेक्टेस अकियामा। तो हाल ही में इसको डिस्कवर किया गया। ये वाली जो स्पीशी है ये इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ट्रिनिडेड एंड गुयाना, सुरीनेम, फ्रेंच गुयाना, इन सब कंट्रीज़ में पाई जाती है, ठीक है। ये कंट्रीज़ जो कि बेसिकली नदर्न वाले सेक्शन में। अब क्या है, तो इसको नाम दे दिया गया नदर्न ग्रीन एनाकोंडा। तो दोनों के नाम के बीच का जो पूरा फ़र्क है वो आपने समझा। तो ये तो 2 स्पीशीज़ हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर आप फिजिकली देखोगे दोनों में तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सिमिलर यहाँ पर नज़र आती हैं, ठीक है। अब आते हैं उससे हटकर थोड़ा सा एनाकोंडास के बारे में जानेंगे दोस्तों। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनना है के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैंने कोई फोटो नहीं लगाया है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बोलते हैं सर ऐसे फोटो मत लगाया करो, ठीक है। स्नेक वगैरह का जब भी टॉपिक हुआ करे
डर लगता है ना। कई सारे मैंने कमेंट्स देखे थे, मैंने एक आध नहीं बहुत सारे कमेंट देखे, या फिर सर कोई डिजीज़ है तो थोड़ा जो डिस्टर्बिंग फोटो है उसको मत लगाया करो। तो मैंने यहाँ पर जो फोटोज़ थे आज ये सारे हटा दिए हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब बात आती है एनाकोंडास की। तो दोस्तों एनाकोंडा को हम लोग वाटर बॉयस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये जो सांप होता है एनाकोंडा, जब भी वर्ड हमारे दिमाग में आता है एनाकोंडा, तब भी हम क्या सोचते हैं, अचानक से एक बहुत बड़ा सांप। क्योंकि एनाकोंडा की जो स्पीशीज में जो सांप होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ह्यूज साइज़ के होते हैं, ठीक है। अब एनाकोंडा अगर आप पूरा इतिहास देखोगे इनका, तो 4 अलग अलग प्रकार के यहाँ पर देखने को मिले हैं इनका नेचर। एक होता है एक्वेटिक एडेप्टेशन के साथ में, ठीक है, जो एग्जैक्टली जो वाटर के अंदर में पूरी तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जो एनाकोंडाज हैं स्पेशली, इनका कलर देखोगे तो थोड़ा सा ऑलिव कलर ही देखने को मिलेगा सब में। कहने का मतलब है थोड़ा सा ग्रीनिश कलर आपको नजर आएगा। बॉडी के ऊपर कई सारे ब्लैक स्पॉट होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एनाकोंडाज में आपको कैमोफ्लेज भी देखने को मिलेगा। अब ये कैमोफ्लेज क्या है दोस्तों? ये इस तरीके का पैटर्न होता है बॉडी के ऊपर जो इनको एनवायरमेंट में दुबका लेता है। ये आप देख पाओगे ग्रीन कलर का है, थोड़े बहुत ब्लैक स्पॉट्स हैं। अगर ये झाड़ियों में या फिर घासों के ऊपर में बैठ जाए आराम से, ठीक है, तो क्या होगा, वो उससे मैच होगा, दिखेगा भी नहीं, है ना। उसी में यहाँ पर ये खो जाएगा, कोई दूसरा व्यक्ति इतनी आसानी से इसके ऊपर नज़र भी नहीं मार सकता। तो वो वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब जो एनाकोंडास होते हैं ये हमारे एनवायरमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर भी होते हैं। क्योंकि एनाकोंडा दोस्तों देखो, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस होंगे तो उसके प्रति काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आती है। दूसरी चीज़, जो हेल्दी एनाकोंडा की पॉपुलेशन होती है, ठीक है, ये एक अच्छे खासे फूड और जो क्लीन वाटर प्रेजेंट होता है उसी एरिया में सर्वाइव करती है। तो हमारा एनवायरमेंट, इकोसिस्टम का हेल्थ कैसा है, वो यहाँ पर एक इंडिकेशन देने का काम करता है एनाकोंडा। फिर एट द लास्ट यहाँ पे वार्निंग साइंस भी प्रोड्यूस करवाते हैं। क्योंकि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर एनाकोंडा की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम समझ सकते हैं कि इकोसिस्टम हेल्थ बहुत अच्छा है, अच्छा खासा पानी प्रेजेंट है, साफ पानी प्रेजेंट है, अच्छा खासा फूड इनके लिए प्रेजेंट है, सराउंडिंग्स अच्छे हैं। लेकिन अगर वहीं पर हम देखें इनकी पॉपुलेशन अगर कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो पॉपुलेशन कम होने का मतलब क्या है, एनवायरमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो एज अ एनवायरमेंटल इंडिकेटर इस प्रकार से आप इस ग्रीन एनाकोंडा को देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमने बात कर ली थी एनाकोंडास के बारे में, क्या होता है एनाकोंडा ये समझ लिया। अब इसी में थोड़ा सा और डिटेल से चलते हैं, ग्रीन एनाकोंडा क्या है, जो हाल ही में अभी यहाँ पर देखने को मिला है। ग्रीन एनाकोंडा, जिसको हम जायंट एनाकोंडास के नाम से भी जानते हैं। और इन ग्रीन एनाकोंडास में अगर आप देख पाओगे जो फीमेल्स होती हैं वो कह सकते हो कि 7 मीटर से भी ज़्यादा लंबी ग्रो कर सकती हैं। और IUCN के अंदर में इन ग्रीन एनाकोंडा को लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी कि अच्छी खासी जो पॉपुलेशन है उसकी अवेलेबल है, ठीक है। साइंटिफिक नेम ऑलरेडी मैं आपके साथ में डिस्कस कर ही चुका हूं। तो बड़े साइज के, बड़े कह सकते हो ज़्यादा वेट के यहाँ पर ये वाले जो एनाकोंडाज है वो हमको देखने को मिलते हैं। और ध्यान रखना, जो ग्रीन एनाकोंडाज हैं ये वेनमस नहीं होते, यानी जहरीले नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात सुनना, जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके अंदर में एक खतरनाक स्किल होती है। क्या स्किल होती है? ग्रीन एनाकोंडाज थोड़े फास्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं। एक तो तेज तेज चल सकते हैं, और तेज तेज रेंगने के बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक जो बेसिकली स्किल इनके पास में होती है, एस्फाइजिएट की स्किल होती है। इसमें क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ये अपने बॉडी से दबोच लेते हैं। दबोचने के बाद में जब उसका पूरा दम घुट जाता है अपने शिकार का, स्पेशली शिकार की बात कर रहे हैं, तो उसको पकड़ लेंगे, दम घोट देंगे उसका, और दम घोटने के बाद में सीधा का सीधा निगल जाएंगे उसको कंप्लीटली। क्योंकि एनाकोंडा का साइज़ बहुत बड़ा है, तो वो सीधा यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर एनिमल वगैरह है उसको सीधा निगल लेता है वो, ठीक है। अब बात आती है थ्रेट्स की। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, प्लस जो रिवर पॉल्यूशन है, ऑब्वियस ही बात है इसकी वजह से भी एनाकोंडा की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर अगर अच्छा खासा एनवायरमेंट होगा तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, अदरवाइज यहाँ पर डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को करते हैं दोस्तों साइड में। देखो, UPSC ने 2010 में थोड़ा स्नेक से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा। तो ग्रीन एनाकोंडा के जो फीचर्स हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो स्किल है इसकी, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें, ये ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो UPSC का पैटर्न समझो, एक बार सवाल ये बना कि जो किंग कोबरा है ये इकलौता सांप है जो कि अपने घोंसले को खुद बनाता है, ठीक है। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें करता तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों यहाँ पर किंग कोबरा अपना घोंसला खुद बनाता है, ये आपसे पूछ लिया गया, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। अब इसका जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका वैसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C है। क्योंकि यहाँ पर किंग कोबरा क्या है, एक ओविपेरस स्नेक है। ये अपने घोंसले को इसलिए बनाता है ताकि उसमें अंडा दे सके,
और उस अंडों की सुरक्षा कर सके जब तक वो अंडे फूट कर उसमें से दूसरा किंग कोबरा निकलना है। ठीक है, तो 2010 का ये क्वेश्चन था। अब देखो 2005 में ना, सॉरी 2005 कह रहा हूँ, 1995 में हाँ, बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा क्योंकि टॉपिक से संबंधित है। क्वेश्चन ये था कि द ओनली स्नेक दैट बिल्ड्स अ नेस्ट इज, इकलौता सांप वो कौन सा है जो कि अपने घोंसले को खुद बनाता है। और अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया ही था भैया, किंग कोबरा ओविपोरस स्नेक है, अपना घोंसला बनाता है, अंडे की सुरक्षा करता है। तो इसमें भी सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी किंग कोबरा। तो किंग कोबरा से बड़ा प्यारा यूपीएससी को 2 बार सवाल बन चुके हैं, तो पॉसिबिलिटी है यहीं से कुछ यहाँ पर एनाकोंडा को लेकर भी क्वेश्चन बन जाए, तो इस वजह से लिंक करके पढ़ना जरूरी है। चलिए आते हैं आज के सेकंड आर्टिकल पर। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3, अगेन एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। आज के न्यूज़पेपर में दोस्तों एक पर्टिकुलर एनिमल की चर्चा की गई है जिसका नाम है हंगुल। केवल हंगुल आप सर्च करोगे तो ज़्यादा कोई जानकारी मिलेगी नहीं। हंगुल बेसिकली है इस तरीके से, जो 12 सिंगा होता है ना, उन्हीं की एक प्रजाति है, कश्मीरी स्टैग है। ये कश्मीर के अंदर में दोस्तों पाया जाने वाला 12 सिंगा है, आप इस तरीके से कह सकते हो। ये हंगुल बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली सिचुएशन के अंदर है। लंबे समय से, पिछले 30 साल से लगातार इसकी संख्या घटती चली गई। तो इसी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला कि भाई अब जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। ये हमारे पास में जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं। तो एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर ये सजेस्ट किया है कि जो ये हंगुल हैं दोस्तों, अभी क्या हुआ कि पहली बार ऐसा होने वाला है पिछले 30 सालों के अंदर कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो इम्प्रूव हो रही है और आगे थोड़ी सी और ज़्यादा ग्रो भी करेगी। वैसे ही जो कश्मीरी हंगुल होते हैं ये काफ़ी शाय होते हैं, शर्मीले होते हैं, सेंसिटिव एनिमल होते हैं। और आज के समय पर इनकी पॉपुलेशन बहुत कम बची हुई है, इसलिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला हुआ है ना। हमारे जो हिरण होते हैं ना, डियर जो होता है, उन्हीं की एक स्पीशी आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, अब की बार बोला जा रहा है कि जो इनका मेटिंग सीजन था वो परफेक्ट रहा है, क्योंकि विंटर के समय पर इनका एक मेटिंग सीजन होता है। ठीक है, मेटिंग सीजन कह लो या फिर उसको यहाँ पर बोला था रटिंग। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर जो पूरा का पूरा प्रोसेस अब की बार वो ज़्यादा रहा इनका, जिस वजह से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने की चांसेस है। रटिंग कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पूरे साल में इनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी का जो एक पर्टिकुलर पीरियड होता है वो अब की बार देखने को मिला थोड़ा ज़्यादा एक्टिव था, जिसके बेसिस पर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती हुई हमको देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो ये हंगुल हैं वो कश्मीर के अंदर एक लौती जगह में देखने को मिलते हैं जहाँ का नाम है दचिगम नेशनल पार्क, जिसके बारे में मैंने आपसे स्टार्टिंग में आज मैप का क्वेश्चन भी दिया है कि आपने मैप में दचिगम नेशनल पार्क को देखना है। फिलहाल के लिए अभी क्या है, ये आपको न्यूज़ समझ में आ गया। अब ये न्यूज़ आर्टिकल आपके एग्जाम के अंदर में हेल्प नहीं करेगा। एग्जाम में अगर कोई चीज़ हेल्प करेगी तो इस न्यूज़ से संबंधित आपका बैकग्राउंड डेटा, आपके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, स्टैटिक डेटा। ये तो करंट हो गया, अब करंट को स्टैटिक से लिंक करना है तो यह है आपका स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे जानना होगा कश्मीरी स्टैग क्या है। तो दोस्तों कश्मीरी स्टैग को हम लोग हंगुल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल एशियन रेड डियर होते हैं, इसी हिरण की यहाँ पर एक कह सकते हो सब स्पीशी है ये, जो कि केवल कश्मीर में ही देखने को मिलती है और कश्मीर के आसपास वाले रीजन्स में देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे तो कश्मीर में स्पेशली दचिगम नेशनल पार्क के अंदर में ये पाई जाती है। तो दचिगम नेशनल पार्क कहाँ पर है, कश्मीर में है। यहीं पर इनको एक प्रोटेक्शन भी दी जा रही है। अब कंजर्वेशन स्टेटस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कश्मीरी स्टैग को आईयूसीएन के अंदर में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में देखने को मिलती है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में रखा गया, यानी कि आप इसका इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते। रीज़न ऑलरेडी भाई खतरे में है, तो व्यापार के ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। अब इस कश्मीरी स्टैग को कर दो साइड में। इसके अलावा कुछ और फैक्चुअल डेटा जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, आपने ये भी पता होना चाहिए दचिगम नेशनल पार्क के बारे में। तो दचिगम नेशनल पार्क कहाँ पर है, कश्मीर के अंदर है, जैसा हमने डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स की स्पीशीज़, एनिमल्स की स्पीशीज़ देखने को मिलती है और एनिमल्स में स्पेशली हंगुल यानी कश्मीरी स्टैग, ये हमारे लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं ना। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 2 आर्टिकल डिस्कस किए, अब ये आर्टिकल से ज़्यादा रेलिवेंट इसका बैकग्राउंड डेटा पीछे के नोट्स होते हैं। अब इन नोट्स को आप इन वीडियो से कवर करना शुरू करोगे, लिखना शुरू करोगे तो लग जाएंगे घंटे। 1 घंटा का वीडियो आपको मतलब टाइम वेस्ट करते करते लगभग 3 घंटे 4 घंटे में पूरा होगा।
तो एक अच्छा सोल्यूशन ये है, जो पूरा वीडियो होता है, इस पूरे वीडियो के सारे जो नोट्स हैं दोस्तों, वो कंपाइल करके एक बहुत ही सिंपल से पीडीएफ में आपको दिए जाते हैं। वो पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, यानी कि चाहो तो आप उसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। और ये जो पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स को यहाँ पर डायरेक्टली हेल्प मिलती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इस ग्रुप में सारा कंटेंट आपका सिक्योर होता है। कहने का मतलब है सारा कंटेंट डेट वाइज पड़ा हुआ है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाएं, डाउनलोड करें, पढ़ें, डिलीट कर दें, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में, तो स्टोरेज का कोई इशू नहीं होगा। कोई पीडीएफ कहाँ से आया, क्या मैनेज करना है, अपने आप मैनेज करने में बहुत दिक्कतें होती हैं, वो सारे सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की जो फी है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके उसके बेनिफिट्स को उठा सकते हो। और गारंटी है कुछ दिनों बाद आपको लगेगा मेरा अमाउंट रिकवर हो चुका है, लेकिन बेनिफिट्स बरकरार मिलते रहेंगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का कोई मैसेज कर दोगे तो वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं कि भाई हाँ मुझे किस तरीके से फ़ायदे होंगे। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। चलिए आते हैं उसके बाद में एक और नए आर्टिकल पर। अब यहाँ से कुछ हमारे पास में रेलेवेंट एडिटोरियल्स भी हैं, आर्टिकल्स भी हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पर कह सकते हो मिक्सचर लेकर चला हुआ है, क्योंकि आज संडे है, आपको पता है संडे में कोई ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक आते नहीं है द हिंदू में, है ना। जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे ही, डोंट वरी, उसके लिए परेशान ना हो। लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा कॉन्टेंट भी आपको मिलेगा अलग अलग सोर्सेज से, तो आपको ये ऑल इन वन वीडियो मिलता है दोस्तों। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक ही वीडियो पर स्टिक रहो। एक ही वीडियो में हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। आज वीडियो इसलिए छोटा है क्योंकि आज संडे है, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो बन रहा है क्योंकि कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स है जिसको कवर करना ज़रूरी है। और इसी बात पर दोस्तों मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है यार उसको प्रेस कर दिया करो। डेली बेसिस पर हमारा 5000 लाइक्स का टारगेट होता है, तो प्लीज़ आप इसको अचीव करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पर एक एडिटोरियल ही है डायरेक्ट। हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को ज़रा घसीट दिया है, और ये जो पूरा मैटर है वो है एडवर्टाइजिंग को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पतंजलि की फटकार लगाई है कि भैया आपके जो एडवर्टाइजिंग है, एड्स हैं आपके, वो मिसलीडिंग हैं, जिस वजह से ये मामला पूरा का पूरा न्यूज़ में बना हुआ है। तो खबर क्या है, न्यूज़ ये है कि भैया इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि भाई हमारे कंज्यूमर्स जो है मार्केट के अंदर में, आप हो मैं हूँ, हम बहुत सारा सामान प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो हमारे साथ में कोई धोखा ना हो, कोई गलती से या फॉल्स स्टेटमेंट देकर या फिर फॉल्स एडवर्टाइज करके गलत प्रोडक्ट हमको ना चिपका दे, या हमको यहाँ पर गलत प्रोडक्ट ना दे दे। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर इस वजह से पूरा का पूरा मामला चर्चाओं में है। अब चर्चाओं में इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया, क्योंकि पतंजलि आयुर्वेद के कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि वो मिसलीडिंग क्लेम कर रहे हैं। उनके एडवर्टीजमेंट में यह दिखाया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट इस बीमारी को ठीक कर सकता है, बट ऐसा नहीं है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया। जिस वजह से दोस्तों ये जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, ये आपने पता होना चाहिए क्या होता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे इंडिया में क्या लॉज हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई ऐसे मामलों से कैसे निपटना चाहिए, वो भी राइटर ने यहाँ पर कुछ अपने सजेशंस दिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या हो सकता है। भाई ये मान लो किसी भी प्रोडक्ट का एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या कर रहा हो, एक कंज्यूमर को गलत या कह सकते हो कि बिल्कुल फॉल्स प्रॉमिस कर रहा हो। भाई ये प्रोडक्ट के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी हैं, भाई ये चीज़ मिलेगी, ये मिलेगा, ये मिलेगा, आपके हेल्थ के लिए ऐसे अच्छा है ना, ये सब कुछ लिखा है, लेकिन वो सारे के सारे उसमें काबिलियत नहीं है। अब क्या हुआ, कहोगे सर हम तो देख चुके थे। कई बार क्या होता है, आप साइट्स पर भी जाते होंगे, प्रोडक्ट्स को देखते होंगे, यार बहुत अच्छा है ना। अब क्या है, आप कहोगे यार चलो एक बार रिव्यू चेक कर लेते हैं। आप गए रिव्यू पढ़ने के लिए, आप कहोगे यार रिव्यू भी बहुत बढ़िया है, तो उसके बाद क्या किया, आपने वो प्रोडक्ट परचेज कर लिया। लेकिन असल में अगर देखोगे, असल में आपने मान लो यूज़ किया और मान लो वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आपको लगेगा यार ये तो सब बेकार था, तो मैंने तो रिव्यू भी चेक किए थे। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, फेक कस्टमर्स बना लिए जाते हैं इन साइट्स के थ्रू, और वो फेक कस्टमर यहाँ पर रिव्यू डाल देते हैं अच्छे अच्छे, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट बिके। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस चलता है, इंडस्ट्री चलती है, जिसके बेसिस पर उनके प्रोडक्ट्स बिकते रहते हैं। तो यही है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कुछ और कह के और कुछ और यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड करवा देना।
अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, आखिरकार ये गलत एडवर्टाइजमेंट करने से, स्पेशली जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं उनका गलत एडवर्टाइजमेंट करने से समस्याएं क्या होती हैं? अगर आपसे कोई पूछा जाए समस्या क्या है यार, इसमें बहुत सारी समस्या है भैया। समस्या नंबर 1 पहले यह है एथिकल इशू। इससे जो कंज्यूमर का ट्रस्ट है वो तो टूट रहा है ना भाई। हमने तो विश्वास करके ये सामान परचेज किया था, लेकिन वो निकला बेकार, पैसे भी बर्बाद हो गए, तो ट्रस्ट तो गया ना। जो बिजनेस आइडियाज है दोस्तों, बिजनेस करने का जो तरीका है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डाउन लेवल पर आ जाता है। सेकंड जो प्रॉब्लम है, वायलेशन ऑफ लॉ। अब ये काम कोई कर रहा है तो बच नहीं पाएगा, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी यहां पर कानून प्रेजेंट है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट ऑफ 1954, 1954 का ये कानून दो दोस्तों है। ये क्या करता है कि भाई अगर कोई प्रोडक्ट बिना साइंटिफिक बेसिस के ये सारी चीजें क्लेम कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर रोक लगाने की बात करता है ये एक्ट, कि भाई आपने कोई साइंटिफिक बेसिस दिया ही नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ये सारे बेनिफिट्स को क्लेम कर रहे हो, लेकिन गारंटी नहीं है कि हाँ बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो ये बिल्कुल क्लियरली वायलेशन ऑफ लॉ कहलाएगा। तो ये भी एक समस्या है। दूसरी है एडवर्स हेल्थ इंपैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। भाई ये कंपनियां पैसा बनाने के लिए क्या किसी कंज्यूमर की हेल्थ से खेल लेंगी? क्योंकि मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया, बताया जा रहा भाई आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, ये सारी बीमारियां ठीक कर देगा, और मान लो यहाँ पर इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया बॉडी के ऊपर, तो खर्चा कम करने की वजह आप अपनी बीमारी को ठीक करने की वजह बीमारी और बढ़ा ली है शरीर के अंदर। तो ये भी एक समस्या है, एक सबसे बड़ा इशू है। अब यहीं पर एक और टॉपिक उठाया जाता है कि कैसे जो ये क्लेम होते हैं इनको हम एलोपैथिक सिस्टम में टेस्ट कर सकते हैं। तो इसको लेकर यहाँ पे राइटर ने बोला है कि भाई पहले हमारे पास में प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए टेस्टिंग की। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स होने चाहिए इन ड्रग रेगुलेटर्स के लिए। मतलब जो ड्रग रेगुलेटर्स है जो स्पेशली दवाइयों के ऊपर कंट्रोल लगाते हैं, उनके प्रॉपर नियम कानून होने चाहिए, और वह नियम कानून कंपनीज को फॉलो करने होंगे। कंपनीज जितने भी क्लेम कर रही होंगी उनको क्लेम के साथ साथ अपना कह सकते हो कि एक प्रॉपर जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाना होगा। ठीक है, प्रॉपर इसको सर्टिफिकेशन वगैरह देने के बाद में अप्रूवल देना होगा, तब जाके यहाँ पर वो सारा का सारा मार्केट में उतार सकते हैं। तो पहला ये काम हो गया। अब राइटर बोलते हैं यहीं पर हम क्या कर सकते हैं, आगे का वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला यहाँ पर राइटर का सजेशन है साइंटिफिक एविडेंस। कहने का मतलब है भैया कोई भी प्रोडक्ट है उसका क्लेम करने से पहले, ठीक है, आप उसका जो सबूत है वो भी तो रख दो सामने लोगों के। आपकी कोई प्रॉपर लैब टेस्टेड रिपोर्ट है या क्या है ना, आप उसको सामने रख दो लोगों के। हाँ भाई लो ये है सबूत, ये चीज़ ये ठीक करेगा, इतने पेशेंट्स हमारे हैं, ये हैं यहाँ पर वो सब के सारे रिपोर्ट्स। अगर ये सारी चीज़ें सामने होंगी, सबूत सामने होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला काम ये कर सकते हैं। दूसरा ट्रांसपेरेंसी, जो बिजनेस है उसका ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है। अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन है, फीचर है, स्पेसिफिकेशंस हैं, प्राइसेस हैं, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स हैं, हर एक चीज़ को क्लियरली सामने शो करना होगा। भाई मान लो कस्टमर ने कोई गलत रिव्यू लिखा है, उसको कोई नुकसान हुआ है, मान लो जेन्युइनली नुकसान हुआ है, उसने यहाँ पर वो लिख दिया है, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सोच रहे हो मेरे प्रोडक्ट की नेगेटिव मार्केटिंग हो रही है, आपने उसका कमेंट या टेस्टिमोनियल हटा दिया है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएटिंग है ना। भाई कस्टमर के अगर पॉजिटिव रिव्यू है तो वो आपको एग्जैक्टली दिखाने होंगे भाई क्या है, नेगेटिव रिव्यू है तो वो भी आपको दिखाने होंगे। यही यहाँ पर कंज्यूमर के अंदर एक ट्रस्ट को बनाएगा, तभी जाकर यहाँ पर जो हमारी पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजीज है वो प्रॉपरली वर्क कर पाएंगी। थर्ड जो स्टेटमेंट है या थर्ड जो सोल्यूशन है वो है रेगुलेटरी अप्रूवल। यहाँ पे ज़रूरत है कि जो हमारे पास में ऑलरेडी एक कानून प्रेजेंट है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, इसके अंदर में एक संशोधन करना, एक बदलाव करना, ताकि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन आजकल बिक रही है मार्केट में, इनको मिसलीड एडवर्टीजमेंट से रोका जा सके। जो गलत एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं इसको करने से रोका जा सके। इसके लिए हमें कानून में एक छोटा सा बदलाव करने की ज़रूरत है। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों, समझ में आ गया, मज़ा आया, बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत स्पेसिफिक तरीके से डिस्कस किया गया है, प्रॉपर कंटेंट भी आपको मिल गया। नाउ अगला आर्टिकल, ये हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में मेंशन्ड है। यहाँ पर बात हो रही है लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स की। हुआ क्या, दुनिया भर में बहुत सारे आपको इंडियन एमिग्रेंट्स देखने को मिल जाते हैं जो बेसिकली वहाँ पर काम करने गए हैं, कमाने गए हैं और कमाकर वहाँ पर सेटल होने गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों कई बार क्या होता है, उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। जो इंडियंस पहुँचे हैं उनका कई बार गलत यूज़ होता है। वही केस हमने हाल ही में रशिया के अंदर में देखा, जिस वजह से ये पूरा का पूरा मामला चर्चाओं में है।
तो सवाल नंबर 1, सर ये जो एमिग्रेंट्स होते हैं ये होते कौन है? तो दोस्तों एमिग्रेंट वो व्यक्ति होता है जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाता है परमानेंटली सेटल होने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आ गया था, अब समझते हैं पूरा मामला क्या है। मामला दोस्तों इस आर्टिकल में यह समझाया गया है कि भारत सरकार ने अभी कई सारे लोगों की हेल्प करनी शुरू की है, क्योंकि हमें न्यूज़ ये मिलती है कि रशिया के अंदर में जो इंडियंस पहुंचे हैं, कुछ इंडियंस को रशिया यूक्रेन वॉर में उतार रहा है, और यूक्रेन की इस युद्ध में उतारते हुए वो इंडियंस डेंजर को फेस कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, खतरा है, बहुत बड़ा युद्ध खतरा ही है, तो युद्ध में यहाँ पर वो फंसे हुए हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट करंट समय पर प्रॉपर तरीके से ट्राई कर रही है ताकि इन सभी लोगों की मदद की जा सके। और यहाँ पर जो पूरा इंडियंस का सिस्टम है जो दुनिया भर में काम कर रहे हैं बाहर, है ना, उनके लिए इस सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके, इसके ऊपर भी एक स्पेशल फोकस किया जा रहा है। अब यहीं पर राइटर एक प्रश्न उठाते हैं कि आखिरकार जो ये इंडियन इमिग्रेंट्स हैं, इनसे संबंधित क्या क्या समस्याएं हमारे सामने देखने को मिलती है। तो समस्या नंबर 1, रिक्रूटमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट जोन। सबसे पहली समस्या यह है कि इंडिया से जो बाहर जा रहा है, कंप्लीटली परमानेंट सेटल होने के लिए जा रहा है अपना देश छोड़कर, कभी कभी उनको ऐसी जॉब दी जाती है जो कि कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज में होती है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल यूक्रेन युद्ध, यूक्रेन के साथ जो वॉर हुआ उसमें यहाँ पर नौकरी दे दी गई। ऐसे कई सारे कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज होता है, वहाँ पर इनको नौकरी दे दी जाती है। अब क्या है, उसमें जो रिस्क कितना बड़ा है वो इन लोगों को नहीं पता है। ठीक है, अब जो गए हैं वो सब व्यक्ति, उनको रिस्क के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, तो भाई ये प्रॉब्लम एक हो जाती है एक। तो पहली समस्या यही है। दूसरी समस्या है मिसलीड एंड एक्सप्लॉइटेशन। बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जिनको बहुत कह सकते हो कि ललचाया जाता है। ठीक है, कि भाई आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी, बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, बढ़िया घर मिलेगा, सब कुछ कर पाओगे, सेटल कर पाओगे, फैमिली सेट कर पाओगे। ऐसे ऐसे फेक प्रॉमिसेस यहाँ पर उनसे कर दिए जाते हैं। फिर उनको पहुँचा कर, मतलब एक तो पहले तो बहुत सारी फीस चार्ज कर लेगा रिक्रूटर कि भाई हम आपको यहाँ पे रखेंगे, वहाँ पे रखेंगे, तो बहुत सारी फीस चार्ज कर लेगा। लेकिन फिर बाद में उनका एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है। जो वादे किए गए थे वो सारे वादे पूरे नहीं किए जाते हैं। फिर धीरे धीरे कह सकते हो कि उनसे काम करवा रहे हैं, टाइम पर सैलरी नहीं दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, सैलरी में कटौती हो रही है। ऐसी प्रॉब्लम्स ये फेस करनी पड़ जाती है। तो ये एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या। तीसरी है गवर्नमेंट्स लेट रिस्पॉन्स। जो इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, ये इन सब चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। जब ये पूरी तरह से रिपोर्ट्स वायरल होती हैं, डेथ इंसिडेंट आता है कि हाँ भैया यहाँ पर इस इंडियन वर्कर की मृत्यु हो गई है वहाँ पर, तब जाके यहाँ पर गवर्नमेंट रिस्पॉन्स कर रही है। हमें पहले से एक्शन लेने होंगे, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इकोनॉमिक स्ट्रेस। सवाल ये भी है ना, इंडिया से लोग काम करने जा रहे हैं, परमानेंटली सेटल होने जा रहे हैं। रीज़न ये है कि हमारी इकॉनमी अगर आप देखोगे तो एक पूरे ओवरऑल ऑल द वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे तो दुनिया भर की जो इकॉनमी है वो ऑब्वियस सी बात है वो डाउनवर्ड स्टेज में देखने को मिल जाती है। तो इकोनॉमी के साथ में प्रॉब्लम्स होने की वजह से जो यहाँ पर ये जो लोग हैं वो अपने ऊपर इतना बड़ा रिस्क लेकर सीधा निकल जाते हैं विदेशों में। देन अब राइटर ने यहाँ पर मेंशन किया है कि भाई हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। आगे करने में सबसे पहला काम करना होगा, जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं, जो ये नीतियाँ हैं, उसके अंदर में सुधार करना होगा। अब सुधार करने के लिए जो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिस्ट होती है पूरी की पूरी, जिसमें इंडिया से कितने लोग बाहर गए हैं काम करने के लिए, परमानेंटली सेटल होने के लिए, उनकी लिस्ट को देखना, उसको यहाँ पर अपडेट करना, उनके लिए कह सकते हो जो नई नीतियाँ हैं उनको लेकर आना, ताकि उनके साथ में कोई अन्याय या एक्सप्लॉइटेशन उनका ना हो सके। दूसरा काम हमें करना चाहिए, अवेयरनेस और गाइडेंस फैलानी चाहिए। ये राइटर ने मेंशन किया हुआ है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलेगी कि भाई कभी कभी बताया जाएगा कि भैया आपको फेक प्रॉमिस करके, झूठा वादा करके, है ना, उल्टा सीधा काम करवाया जा रहा है वहाँ पर। तो इसके बारे में जागरूकता फैलाना ज़रूरी है ताकि लोग समझदार होकर, ठीक है, ये कदम उठाने। और तीसरी यहाँ पर जो कह सकते हो कि चीज़ करनी होगी वो है रीजनल कोलैबोरेशन। कहने का मतलब है यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबको साथ में मिलकर जो ये अनसेफ एम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पर ये रोज़गार दे तो रहे हैं लेकिन वो सेफ़ नहीं है, इनसे लड़ने में मदद करनी होगी। तो इन सब कंट्रीज़ को साथ में आना होगा। फिर एक और चीज़ कर सकते हैं वो है एड्रेस रिक्रूटमेंट इन कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज़। कई बार जैसे मैंने बोला, जैसे यूक्रेन वाले जोन में इंडियंस को यहाँ पर जॉब दी जा रही है, तो ऐसा नहीं करना होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर समझना होगा, या फिर जो इंडियंस हैं उनको यहाँ पर इसके बारे में अवेयर भी करना होगा कि जो कॉन्फ्लिक्टेड जोन्स है बेसिकली वो क्या हैं, क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, कौन से देश में क्या पर्टिकुलर इश्यूज़ चल रहे हैं,
तो इन सब मामलों को थोड़ा सा एड्रेस करने की आवश्यकता है, जिसके बेसिस पर हम अपने वर्कर्स को बचा सकते हैं। एक और काम कर सकते हैं, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन को और मजबूत कर सकते हैं। जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उसको और ज़्यादा मजबूत बनाओ ताकि इंडियन एमिरेंट्स को हेल्प मिल सके, स्पेशली जो बाहर हैं, डेंजरस जॉब्स में फंसे हुए हैं। फिर एक और काम कर सकते हैं, जो एक्सप्लॉइटेटिव नेटवर्क्स है उनको इन्वेस्टिगेट करना होगा, है ना। बहुत सारे नेटवर्क चल रहे हैं, कई सारे रिक्रूटर होते हैं। कई बार आपने देखा होगा अलग अलग जगह पर एडवर्टीजमेंट चल रहे होते हैं कि भाई आपको विदेश जाना है तो हमें कांटेक्ट करें, हमें संपर्क करें। आप संपर्क करोगे, कांटेक्ट करोगे तो वहाँ पर ज़बरदस्ती बताएंगे भैया इतना इतना पैसा चाहिए, ऐसे यहाँ पर मैं आपको भेज दूंगा, यहाँ नौकरी दिलवा दूंगा। तो ऐसे कई बार यहाँ पर दोस्तों जो नेटवर्क चल रहे होते हैं जिसमें कई सारे रिक्रूटर्स हैं वो मिसलीड करते हैं, ठीक है। जो ये लोग जॉब मांग रहे हैं, कई सारे इंडियंस जो हैं जॉब लेना चाहते हैं, उनको मिसलीड कर दिया जाता है और मिसलीड करके इधर उधर फालतू के काम में फंसा दिया जाता है, जिसके बाद उनका एक्सप्लॉइटेशन शुरू होने लगता है। तो ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या आप कह सकते हो, और इसका सुधार है कि भैया इसके अंदर में पूरी तरह से तहकीकात करना, इन्वेस्टिगेशन करना और ऐसे नेटवर्क का भांडा फोड़ना, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो गया समाप्त। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में बात हो रही है गगनयान के बारे में दोस्तों, ठीक है। अब ये आज के ही द हिंदू न्यूज़पेपर में आप देख पाओगे, 3 मार्च का आर्टिकल है, सुबह 3 बजे पब्लिश हुआ है, प्रीमियम आर्टिकल है। तो एक्सप्लेनर सेक्शन में मेंशन किया है कि आखिरकार जो गगनयान है वो भारत के लिए क्या बदल सकता है, क्या चेंज कर सकता है, उसको लेकर कुछ रेलिवेंट डेटा है। और मैं आपको थोड़ा सा गगनयान मिशन के बारे में भी हाथों हाथ समझा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है इंडिया के मोस्ट एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम के बारे में। बैकग्राउंड क्या है, तो प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में 4 लोगों का नाम अनाउंस कर दिया है कि वो 4 लोग गगनयान मिशन के जरिए अंतरिक्ष में जाएंगे और अंतरिक्ष से वापस नीचे उतर कर आएंगे। तो इंडिया का कह सकते हो ये फर्स्ट ऐसा मिशन होगा जहां पर हम इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेंगे और वापस उतारेंगे, ठीक है। तो गगनयान मिशन एक स्पेस मिशन होगा जहां पर इसरो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पर लॉन्च करने वाला है। बेसिकली इंसानों को अंतरिक्ष में लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर हम लेकर जाएंगे, यानी पृथ्वी से ऊपर 400 किलोमीटर और फिर वापस से उनको नीचे उतारा जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अभी आप देख पाओगे तो स्पेस के मामले में कहीं ना कहीं जो इंडिया है वो बहुत आगे निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब बात आती है चंद्रयान की, तो चंद्रयान 3 में जो भारत है वो दुनिया में पहला देश बना जिसने साउथ पोल पर लैंडिंग की है, ठीक है। अब चंद्रयान को कंप्लीट करने के बाद मगर आप देख पाओगे गगनयान मिशन की सक्सेसफुली टेस्टिंग हो चुकी है। फिर PSLV C-37 यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर रहा है। कई सारे सैटेलाइट्स को हम यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। फिर उसके बाद में 142% इंक्रीज देखने को मिला है स्पेस बजट में पिछले 9 सालों में। तो स्पेस सेक्टर में ये सारी चीज़ें हुई हैं दोस्तों। तो पिछले 9 सालों में स्पेस का बजट 142% से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया। अब क्योंकि यहाँ पर स्पेस का बजट बढ़ा है तो कई सारे स्टार्टअप्स, छोटी छोटी कंपनियां भी स्पेस वाले सेक्शन में बढ़ती चली गई हैं। फॉर एग्जांपल 2014 में स्पेस स्टार्टअप की जब बात हुई थी तो केवल एक स्टार्टअप था। उसके अलावा धीरे धीरे कई सारे स्टार्टअप्स बनते चले गए। 2015 में 3, 2016 में फिर एक आया, 2017 में फिर 8 आया। ऐसे बढ़ते बढ़ते 2023 में 190 स्पेस स्टार्टअप्स इंडिया में हो चुके हैं जो कि स्पेस कैटेगरी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये गगनयान मिशन है ये हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होने वाला है। तो नंबर 1 रीज़न इम्पॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि जो ये मिशन है ये सीधा कह सकते हो कि दुनिया में जो 3 कंट्रीज जिनके पास में ऑलरेडी ये फीचर अवेलेबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रशिया है, USA है, चाइना है, तो उस वाली लिस्ट में भारत को ऐड कर देगा। फ्यूचर मिशंस हमारे लिए आसान होंगे, फ्यूचर में एक्सप्लोरेशंस को आसान कर सकेगा। इससे जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा क्योंकि ये मिशन सक्सेस होगा तो प्राइवेट सेक्टर और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करेगा स्पेस टेक्नोलॉजी में। और हाल ही में भारत ने 100% FDI ऑलरेडी ओपन कर दिया है अपने स्पेस सेक्टर में। फिर उसके बाद में इंडिया जैसे इसको यहाँ पर काम कर लेगा, जैसे सक्सेसफुली इस पूरे मिशन को कंडक्ट करेगा तो भारत अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में कोलैबोरेट कर सकता है जो हमारी तरह सोचती हो आगे आगे इंटरनेशनल स्पेस कोलैबोरेशंस के लिए, ठीक है। तो आगे उन देशों की हम हेल्प कर सकते हैं, वो देश हमारी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो भारत का जो स्पेस बजट है वो बूस्ट हो रहा है। 2015 में स्पेस बजट 7,238 करोड़ का था। अब ये स्पेस बजट बढ़ते बढ़ते अगर आप देखोगे तो 2023 के अंदर में 13,700 करोड़ था। 2024 में भी फिलहाल कम हो गया है, 12,543 करोड़ हो चुका है, ठीक है। और मतलब फिलहाल तो अगर आप देखोगे 2022 से थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तो स्पेस बजट्स का पूरा जो ये डेटा है वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है।
ये डेटा यूनियन बजट से यहाँ पर लिया गया है, हमारा जो बजट आता है वहाँ से लिया गया है। अब यहीं पर बात होती है कि सर ये जो गगनयान मिशन है वो क्या है। कई बार मैं दोस्तों आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डिटेल से समझा चुका हूँ इस मिशन के बारे में। स्पेशली श्रीहरिकोटा से एक रॉकेट लॉन्च करेंगे। इस रॉकेट में ऊपर हमारे 4 एस्ट्रोनॉट्स बैठे होंगे। 16 मिनट में ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट पर पहुंचेगा। फिर रॉकेट से जिसमें एस्ट्रोनॉट बैठे होंगे उसको बोलेंगे ऑर्बिट मॉड्यूल, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, वो अलग होने के बाद में ये ऑर्बिट मॉड्यूल 5 से 7 दिन तक अंतरिक्ष में इसी तरीके से रहेगा। बाद में ऑर्बिट मॉड्यूल में से ये 2 अलग अलग जो चीज़ें जुड़ी हुई थी वो अलग हो जाएंगी। और इसमें जो यहाँ पर 4 लोग बैठे हैं, 4 एस्ट्रोनॉट्स बैठे हैं, वो यहाँ पर उतरना शुरू होगा पूरा का पूरा मामला। अब जो ये बॉक्स उतरेगा तो गिरना शुरू होगा। गिरते गिरते बीच में पैराशूट ओपन होंगे। पैराशूट ओपन होने से इसकी स्पीड कंट्रोल हो जाएगी और धीरे धीरे करके गुजरात में अरेबियन सी में यहाँ पर ये उतर जाएगा। फिर इन 4 लोगों को उतार लिया जाएगा। सिंपल है। तो ये यहाँ पर मिशन होने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्पेस में 5 से 7 दिन तक इन लोगों को रोका जाएगा। और इस पर्टिकुलर मिशन का जो कॉस्ट है वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए से कम के अंदर में देखने को मिलेगा। बाकी जैसे मैंने बोला, इंडिया जैसे इसको सक्सेसफुली कंडक्ट कर लेगा, पूरी तरह से यहाँ पर मिशन सक्सेसफुल तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो उसके बाद भारत दुनिया में चौथा देश होगा ये काम करने वाला। उससे पहले यूएस, रशिया, चाइना ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं। ठीक है, तो बाकी अगर आप देखना चाहोगे गगनयान मिशन के बारे में तो ये मैंने कुछ और डिटेल्स मेंशन कर दी हैं। यहाँ से आप पढ़ना चाहो तो उसको और डिटेल से पढ़ सकते हैं। चलिए अब आता है कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर में, जो और शॉर्ट न्यूज़ आपको नजर आएंगी। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में एक टॉपिक मेंशन्ड है लॉर्ड कृष्णा द्वारका के बारे में। तो लॉर्ड कृष्णा द्वारकाधीश की जो हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसकी लोकेशन को लेकर कई बार यहाँ पर जो आर्टिकल्स है वो पब्लिश होते हैं। हाल ही में ये जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में देखने को मिली। चर्चाओं में क्यों देखने को मिली, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, तो न्यूज़ में यहाँ पर इसलिए है, ये आप खबर पढ़ भी पाओगे। यहाँ पर खबर यहाँ पर यह है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो अभी एक अंडर वाटर प्रेयर के अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं। द्वारका नगरी में यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर प्रे किया। ठीक है, समुद्र के अंदर बेसिकली द्वारका नगरी जो यहाँ पर देखने को मिलती है ना। बोला जाता है कि यहाँ पर समुद्र के अंदर द्वारका नगरी यहाँ पर समा गई है बहुत पहले ही। तो उसको हम लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका के नाम से भी जानते हैं। हमारे कृष्ण जी का यहाँ पर पूरा का पूरा किंगडम बेसिकली। तो वहाँ पर इन्होंने अभी प्रे किया पीएम ने, जिस वजह से यहाँ पर द्वारका जो है वो चर्चाओं में बना हुआ है। द्वारका कहाँ पर है दोस्तों, द्वारका जो हमारा गुजरात राज्य है उसके वेस्टर्न साइड पर, गुजरात के वेस्टर्न साइड पर आपको यहाँ पर ये द्वारका देखने को मिलेगा। द्वारका बताया जाता है एक सबमर्ज्ड सिटी है, समुद्र के अंदर बसा हुआ यहाँ पर पूरा एक शहर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कई सारी एक्सकेवेशंस, कई सारी जो रिसर्च हैं बेसिकली वो वहाँ पर उस पर्टिकुलर प्लेस को लेकर ऑलरेडी हो रही हैं। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो हिंदुइज्म में जो हमारे 7 सबसे पवित्र शहर हैं, ठीक है, जिसको हम सप्तपुरीज के नाम से जानते हैं, तो उन 7 सबसे पवित्र शहरों में द्वारका भी है। ठीक है, अब द्वारका जो कि लॉर्ड कृष्णा जी की यहाँ पर नगरी है, बट यहाँ पर ये पानी के अंदर डूब गई है, तो पानी के अंदर समा गई थी, जो कि हमें यहाँ पर बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। अब बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि विष्णु पुराण की जब बात करते हैं तो विष्णु पुराण में भी मेंशन कर रखा है द्वारका के बारे में। द्वारका जो कि एक खूबसूरत सा शहर था जिसमें गार्डन्स, मोट्स, पॉन्ड्स, पैलेसेस, कई सारे किले, ये सब कुछ देखने को मिला करता था, बट वो यहाँ पर समुद्र में समा गया। ठीक है, अब एक चीज़ और अगर आपको देखने को मिलेगा तो बताया ये भी जाता है कि जो द्वारका है, द्वारका अरेबियन सी में दोस्तों यहाँ पर समा गई। ठीक है, अब द्वारका अरेबियन सी में तब समाई जब लॉर्ड कृष्णा दुनिया से यहाँ पर डिपार्ट किए, और उसके बाद कह सकते हो कि जो कलयुग है उसकी यहाँ पर शुरुआत होती है। वही चीज़ यहाँ पर हमको दर्शाता है कलयुग की शुरुआत को। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बात अगर आप देखोगे तो वैसे अभी हम द्वारका के बारे में अब भी पढ़ते हैं, तो प्रेजेंट डे वाला द्वारका कहाँ पर है, तो प्रेजेंट डे वाला जो द्वारका है दोस्तों एक कोस्टल टाउन है, वहीं उसी के नाम के ऊपर रखा है गुजरात में। ठीक है, तो जो गल्फ ऑफ कच्छ है स्पेशली वहीं पर एक पूरा टाउन है जिसको नाम दिया गया है द्वारका। वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका कनेक्शन सीधा वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, कुरुक्षेत्र, पुरी के साथ में आपको देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली कृष्ण जी से संबंधित सारी की सारी प्लेसेस हैं। अब बात आती है द्वारका की, तो द्वारका यहाँ पर जैसे मैंने बोला जाना जाता है। यहीं पर एक मंदिर भी है, द्वारकाधीश मंदिर, जो कि 13th सेंचुरी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, जो कि सीधा हमारे कृष्ण जी को डेडिकेट किया हुआ है। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे दोस्तों जो इंडिया में 12 हेरिटेज शहर हैं, 12 हेरिटेज सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, उनमें से एक सिटी यहाँ पर ये द्वारका को भी यहाँ पर चूज़ किया है भारत सरकार ने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए।
हृदय स्कीम के अंडर में, सॉरी हृदय स्कीम के अंडर में। तो हृदय की फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो इसके अंडर में दोस्तों इस शहर में डेवलपमेंट करने की बात की गई है। तो ये कुछ स्पेसिफिक डेटा हो गया, प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्चुअल डेटा है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखना इसके बारे में। now आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। now एक और न्यूज़ आर्टिकल है दोस्तों, हाल ही में एक नया टर्मिनोलॉजी चर्चा में है। आपने एफआईआर के बारे में ज़रूर से सुना होगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में। अब दोस्तों फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से ही संबंधित एक और चीज़ है, वो है जनरल डायरी, जो कि चर्चाओं में बनी हुई है। तो एग्जामिनेशन के लिए जनरल डायरी के बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी। तो जनरल डायरी को दोस्तों हम लोग स्टेशन डायरी या डेली डायरी के नाम से भी जानते हैं कई सारे राज्यों में, ठीक है। अब ये डायरी रखना अनिवार्य है क्योंकि पुलिस एक्ट 1861 के सेक्शन 44 के तहत यहाँ पर बताया गया है। अब इस जनरल डायरी में क्या होता है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इस जनरल डायरी में स्टेशन की हर एक एक्टिविटी को कवर किया जाता है। इसमें जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं पुलिस स्टेशन के अंदर में, वो सब रिकॉर्ड किया जाता है ना भाई। एक कह सकते हो जो पुलिस पर्सनल है उनका मूवमेंट रिकॉर्ड करना, उनका ट्रांसफ़र जो भी है, प्लस किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है, कौन से व्यक्ति को अरेस्ट किया है, लॉ इन्फोर्समेंट टास्क है ना, सीनियर ऑफिसर विजिट हो रही हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पर रिकॉर्ड रखता है ये जनरल डायरी। यानी पुलिस स्टेशन की सारी खबर इस जनरल डायरी में होती है। जबकि एफआईआर ऐसा नहीं होता है। एफआईआर तो भैया कोई पीड़ित है जिसके साथ में अपराध हुआ है, वो सीधा स्टेशन जाकर एफआईआर लिखवाता है उस व्यक्ति के खिलाफ में जिसने ये अपराध किया है, ठीक है। तो एफआईआर और जनरल डायरी दोनों में थोड़े डिफरेंसेस हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं जनरल डायरी की, जहां पर पुलिस स्टेशन की सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई होती है। अब होता यह है, जनरल डायरी का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो पुलिस एक्ट 1861 के सेक्शन 44 के तहत हमको दिया गया है, जिसके तहत यहाँ पर बोला गया है कि जो हर एक ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन के अंदर में, उसको एक जनरल डायरी को मेंटेन करके चलना होगा। जनरल डायरी जो कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जिसको स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी तरीके से कह सकते हो कि मेंशन कर सकती है। अब जो ये डायरी होगी, इस डायरी के अंदर में हर एक कंप्लेंट्स, जो कंप्लेंट चार्ज फाइल की गई हैं, चार्ज फाइल, उसके अलावा अरेस्टेड इंडिविजुअल के जो नेम है, जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए उस जेल में उनके नाम, किस किस ने कंप्लेंट दर्ज करवाई है उनके नाम, है ना, जो अपराध हैं बेसिकली, या वेपन्स जो जब्त करे गए, किसी की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। तो ये सारा का सारा जो डेटा है वो इस जनरल डायरी के अंदर में हो सकता है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो जनरल डायरी न्यूज़ में था। अब जैसे मैंने बोला कि जनरल डायरी और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। जनरल डायरी तो हमने समझा, अब यहीं पर हाथों हाथ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में भी जान लेते हैं। इसको लेकर सबसे पहले देखोगे दोस्तों, तो ये जो रिपोर्ट है ये एक प्रकार का रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर तैयार करता है। सीधी सी बात है भैया, कोई व्यक्ति है जिसके साथ में कोई अपराध हुआ है, कोई विक्टिम है, उसने वो कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, भाई अपराध ही किया है, बड़ा अपराध किया है, तो इसके बेसिस पर आप जाओगे पुलिस में एफआईआर लिखवाओगे, है ना। तो वही कहलाती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यही है कि जब तक आप एफआईआर फाइल नहीं करोगे तब तक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं होगी, मामले की तहकीकात नहीं की जाएगी। तो एफआईआर करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। अब यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि भैया एफआईआर और जनरल डायरी दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है, ज़रा कुछ डिटेल्स बताइए। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहला एफआईआर की बात करेंगे, तो एफआईआर जैसे मैंने बोला कि जो हाई रैंक का ऑफिसर होता है उसको यहाँ पर बाद में एफआईआर फॉरवर्ड करनी होती है, प्लस जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनको भी एफआईआर फॉरवर्ड करनी होती है। जबकि जनरल डायरी में ऐसा कुछ नहीं है, जो जनरल डायरी की कॉपी है वो आप मजिस्ट्रेट को सेंड ना करो, ठीक है, मतलब ऐसा कोई यहाँ पे प्रोविजन नहीं है, बट हाई ऑफिसर को यहाँ पर ये सेंड करना पड़ता है। मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर जब ज़रूरत होती है तब इस मामले को, इस जनरल डायरी को देख लेता है, वैसे ज़रूरत नहीं होती तो देखने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर आप कह सकते हो हायर रैंकिंग ऑफिशियल के पास में एफआईआर भेजना ज़रूरी है, प्लस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में भेजना भी ज़रूरी है। तो ये डिफरेंस हो गया। बाकी यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि एफआईआर जो होता है, यहाँ पर जो कंप्लेंट लिखवाने आया है उसके सिग्नेचर, हर एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई होती है, जबकि ऐसी रिक्वायरमेंट जनरल डायरी में कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो बता दिया। नाउ आगे आते हैं उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल पर, यह भी हमारे जीएस पेपर नंबर 3 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। यहाँ पर बात हो रही है, सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के आउटफिट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 2 फैक्शंस को यहाँ पर बैन कर दिया है यूएपीए के तहत। दैट इज जो हमारा यूएपीए है जिसको हम बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसके रिगार्डिंग जो 2 ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो इन 2 ग्रुप्स को अभी बैन किया गया है जम्मू कश्मीर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकी एक ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कैसी एक्टिविटीज़ जो कि देश के खिलाफ में है।
तो देश के खिलाफ में एक्टिविटीज़ की वजह से यहाँ पर इसको यूएपीए के तहत बैन लगाया गया। अब एग्जामिनेशन में आपसे ये न्यूज़ नहीं पूछी जाएगी दोस्तों, ना एग्जामिनेशन आपको ये हेल्प करे। तो एग्जाम में क्या हेल्प करेगा, सीधा सीधा आपको यूएपीए के बारे में बेसिक डेटा पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर बना तो सीधा यहीं से वो बनेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो दो ग्रुप हैं, दो अलग अलग फैक्शंस हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, उनके ऊपर बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आतंकवाद फैला रहे थे, और आतंकवाद को रोकने के लिए यहाँ पर जो यूएपीए है वो सीधा एक्टिव हो जाएगा। देश में अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो रही है, कोई आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, देश में यहाँ पर दंगा पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको यूएपीए के तहत चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने सीधा सीधा ये भी बोला कि जो ये ग्रुप्स थे, इनके खिलाफ इसलिए एक्शन लिया गया क्योंकि ये देश के अंदर में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के खिलाफ में है। अब ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है क्या दोस्तों? ये सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इंडिया में आतंकवाद को काउंटर करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए यहाँ पर सबसे पहला नियम है या सबसे पहला कानून है। इसको लाया गया था 1967 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है जितनी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ उनको रोकना। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ इन द सेंस भैया आतंकवाद को रोकना, है ना, देश की यहाँ पर सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना, देश के अंदर जो खतरा है उसको रोकना, ये यहाँ पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ है? मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उसको चार्ज किया जा सकता है। अब कोई यहाँ पर आतंकवाद को फंड प्रोवाइड करवा रहा है ना, या फिर कह सकते हो एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स लोगों में बढ़ावा की कोशिश कर रहा है, देश के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, या ऐसी कोई और अनलॉफुल एक्टिविटीज़, तो ऐसी सभी एक्टिविटीज़ को यूएपीए के तहत दोस्तों चार्ज किया जाता है, ध्यान रखना। नाउ यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है कि आखिरकार यूएपीए के इंपॉर्टेंट की प्रोविजंस क्या है, इसके प्रावधान क्या हैं? तो सबसे पहली बात एप्लीकेबिलिटी, यानी कि जो ये पर्टिकुलर लॉ है ये अप्लाई होता है तब जब मतलब कह सकते हो जो इंडियन सिटीजन्स है या फिर जो फॉरेन नेशनल्स हैं, इन दोनों के ऊपर यहाँ पर अप्लाई हो सकता है अगर उन्होंने कोई ऐसा अपराध किया है, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की हैं तो। दूसरी चीज़ वाइड पावर्स टू सेंटर। यूएपीए के अंडर में जो मेन पावर अगर आप देखोगे तो दोस्तों हमारी केंद्र सरकार के पास में, केंद्र सरकार के पास में एक इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है कि वो किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकते हैं। इवन किसी इंडिविजुअल को भी यहाँ पर वो टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं, पेनल्टीज चार्ज कर सकते हैं उसके ऊपर में। तो ये ज़्यादातर पावर्स हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तीसरी चीज़ जो है इसमें, तीसरा प्रावधान है चार्जशीट का। बोला जाता है जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो यहाँ पर एक चार्जशीट फाइल कर सकती है 180 दिन के अंदर अंदर। मान लो एक व्यक्ति है जिसको अरेस्ट कर लिया, तो फिर उसके बाद 180 दिन में चार्जशीट फाइल करनी होगी ताकि कोर्ट में पूरा मैटर पहुंचाया जा सके। तीसरा यहाँ पर अनलॉफुल एसोसिएशन प्रोविजन। यूएपीए के सेक्शन 3 के तहत अगर आप देखोगे तो सरकार के पास में पूरी पावर्स हैं वो कि भैया किसी चीज़ को जो उसके साथ के लोग हैं उसको भी अनलॉफुल डिक्लेयर कर सके। अपील अगेंस्ट द बैन, कहने का मतलब है 30 डेज के अंदर अंदर, मान लो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन के 30 डेज के अंदर अंदर जो सरकार है उसको एक ट्राइब्यूनल बनाना होगा। ठीक है भैया, किसी को यूएपीए के तहत धर लिया गया, अब मान लो तो कोई न्यूज़ आई तो उसके बाद 30 दिन में पूरा कोर्ट एस्टेब्लिश करना होगा, ट्राइब्यूनल बनाना होगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पर एक सिटिंग हाईकोर्ट जज होंगे जो कि सारे एविडेंस को देखेंगे, आरोपों को देखेंगे, उसके बाद अपना डिसीजन लेने का काम करेंगे। और ये जो ट्राइब्यूनल होगा, ये ट्राइब्यूनल सारे एविडेंस को एग्जामिन करने के बाद में अपना डिसीजन ले सकता है, बता सकता है कि भैया इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में वाकई में बैन लगाना है या उस बैन को रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हमारा यूएपीए के तहत चलता है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं एक और न्यूज़ के ऊपर। दोस्तों ये टॉपिक भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। यह जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक कर सकते हो। भारत और नेपाल की चर्चा हो रही है। तो दोस्तों इंडिया नेपाल के जो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, इनके बीच में रिसेंट डिस्कशंस हुए थे। उन डिस्कशंस के अंदर में दोस्तों एक प्रोजेक्ट न्यूज़ में आया जिसका नाम है पंचेश्वर प्रोजेक्ट। पंचेश्वर प्रोजेक्ट बहुत पुराना है, जो भारत और नेपाल के बीच में तैयार करने को लेकर डील किया गया था। लेकिन हुआ क्या, इस प्रोजेक्ट के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना ही इंडियन ना ही नेपाली साइड से, दोनों ही जगह से दोस्तों इस प्रोजेक्ट के ऊपर सहमति नहीं बन पा रही है। और ये प्रोजेक्ट दोनों ही देशों के लिए ज़रूरी है, जिसको लेकर चर्चाएं हैं। तो डायरेक्टली आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, ये पंचेश्वर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, कौन से दो देशों के बीच में तैयार किया हुआ है? तो ये इंडिया और नेपाल के बीच का प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना। तो हाल ही में कई सारे एग्रीमेंट्स हुए, लेकिन अभी भी पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट पर कोई भी चर्चाएं या कोई भी बातचीत नहीं हुई है। दैट इज़ वाई ये न्यूज़ में बना हुआ है। अब
ये पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है क्या, ज़रा इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि फरवरी 1996 के अंदर इंडिया और नेपाल दोनों महाकाली ट्रीटी करते हैं, एक महाकाली नदी को बेसिकली, ठीक है। महाकाली नदी जो नेपाल से आती है, फिर इंडिया में आती है, फिर इंडिया में शारदा के नाम से जानी जाती है, तो उसी महाकाली नदी की हम बात कर रहे हैं। तो महाकाली नदी को लेकर एक प्रॉपर ट्रीटी साइन होता है भारत और नेपाल के बीच में। इस ट्रीटी का मेन मकसद यही था कि महाकाली नदी के ऊपर में पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, जिस प्रोजेक्ट के तहत पानी से बिजली बनाई जाएगी, प्लस बहुत सारा पानी इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक बाई नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था भारत और नेपाल के बीच में, जिसको प्लान किया गया था महाकाली नदी के ऊपर बनाएंगे। बट हुआ क्या दोस्तों, अभी तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर में कुछ भी नहीं किया गया है, स्पेशली इस वाले रीजन में यहाँ पर बनाने की बात की जा रही थी। तो एम ये था इस प्रोजेक्ट का मेन गोल ये है, अगर आगे भी इम्प्लीमेंट होता है तो मेन मकसद ये है कि भाई बहुत सारी एनर्जी को तो प्रोड्यूस करेगा, उसके साथ साथ सिंचाई भी प्रोवाइड करवाएगा, सिंचाई के लिए पानी भी देगा दोनों देशों को। फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें एक डैम बनाने की बात की गई है, 315 मीटर का लंबा चौड़ा डैम होगा महाकाली नदी के ऊपर में। महाकाली नदी जो कि नेपाल में रहती है तो महाकाली के नाम से जानी जाती है, और इंडिया में एंटर होने के बाद में शारदा के नाम से जानी जाती है। ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन मकसद है लगभग 6480 मेगावाट की एनर्जी जनरेट करना, और वो एनर्जी, वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो दोनों देशों के बीच में बट जाएगी। साथ ही साथ में बहुत सारा पानी प्रोवाइड करवाएगा इरिगेशन के लिए, ठीक है। नेपाल के अंदर में 1,30,000 हेक्टेयर की ज़मीन पर सिंचाई हो सकेगी इसके पानी से, और इंडिया के अंदर में लगभग 2,40,000 हेक्टेयर की ज़मीन पर सिंचाई हो सकेगी। ये इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के। अब यहीं पर ही जो महाकाली ट्रीटी हुई थी ये क्या थी, जो 1996 में साइन की गई थी, जरा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये एग्रीमेंट भारत सरकार और नेपाल की सरकार के बीच में किया गया था, ठीक है। अब दोस्तों जैसे हम लोग बात कर रहे हैं महाकाली नदी की, तो महाकाली नदी का जो ओरिजिनेशन है बेसिकली यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो इसको हम इंडिया में शारदा नदी के नाम से जानते हैं, काली रिवर के नाम से भी जानते हैं, महाकाली रिवर के नाम से भी जानते हैं। हिमालय में काला पानी से यहाँ पर ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो नदी है ये पूरे नेपाल के जो वेस्टर्न बॉर्डर है, इंडिया के साथ में जो वेस्टर्न बॉर्डर लगता है वहाँ पे पूरी बहती है। फिर जाकर घाघरा नदी जो है, स्पेशली घाघरा नदी जो कि गंगा की एक सहायक नदी है, उसमें जाकर मिल जाती है। अब जो ये नदी है दोस्तों इसके अपने आप में ट्राइब्यूटरीज हैं, यानी सहायक नदियाँ हैं कुछ, और सहायक नदियों में लेफ्ट हैंड से कई सारी नदियाँ जो इसको ज्वाइन करती हैं, और राइट हैंड से कई सारी नदियाँ ज्वाइन करती हैं। तो लेफ्ट वाली ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो उसमें है चमेलिया और रामगुन, ये नेपाल में है। राइट वाली ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो है कुथी, धौली, गौरी, सारजू, लादिया, ये सारी रिवर्स आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ सहायक नदियाँ हैं यहाँ पर इस महाकाली नदी की, ध्यान रखना। महाकाली नदी नेपाल में बहती है, इंडिया में एंटर करती है, तो इसको हम लोग शारदा के नाम से जानते हैं, तो ये शारदा नदी कहलाती है, ठीक है। नाउ उसके बाद एक और न्यूज़ आर्टिकल हमारे पास में है, आज के ही अखबार में मेंशन्ड है। AM खानविलकर के बारे में मेंशन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं ये, अब इनको लोकपाल बना दिया गया इंडिया का। अब लोकपाल होता क्या है मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ परसों के वीडियो में, तो इस वाले आर्टिकल में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। प्लीज़ आप परसों वाला वीडियो ओपन कीजिए, लोकपाल के बारे में हर एक एस्पेक्ट मैंने बताया। लोकपाल कौन होते हैं, लोकायुक्ता कौन होते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट होता है, क्या उसके प्रोविजंस हैं, वही सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई हैं। तो वो सब कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है, तो आप इसके लिए परेशान ना होना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो आज के द हिंदू के प्लस बाकी सारे रेलिवेंट सोर्सेस मिलाकर पूरा डिस्कशन हमने किया है ख़त्म। अब आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में नीति आयोग को एस्टेब्लिश किया है कौन से वाले बॉडी को रिप्लेस करके, तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन को खत्म करके दोस्तों उसकी जगह नीति आयोग सरकार ने बनाया, ठीक है। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।